जय हिंद। मिडनाइट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जय बिहार के साथ आज के आगाज हम करेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर बीपीएससी। बिहार में ऑल एग्जाम्स होने वाले हैं जो बीपीएससी 4.0 प्लस 71वीं बीपीएससी एंड बिहार पुलिस हो। बिहार पुलिस के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। आपके जहन में सवाल बनेगा कि सर आज ऐसा खास क्या ले आए हैं। आज खास लेकर आए हैं बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल आप सभी के साथ मैं बात करूंगा हिस्ट्री की। आप सब जानते होंगे कि हिस्ट्री से और प्लस जियोग्राफी से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं जीएस में। तो आज के सेशन में हम जीएस में, जिसे कहते हैं कि सर जीके जीएस का लगातार मांग उठता जा रहा था कि सर जीके जीएस हमें करा दिया जाता तो अच्छा बात रहता। तो आगाज करते हैं अपनी पहली इस सुगंधित वातावरण के साथ। थोड़ी सी गर्मी है बट नरमी बनेगी। सवाल पहला हम बोलकर जो है कि क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन आप सभी के साथ रूबरू रखेंगे। सब्जेक्ट जो है हमारा वैदिक काल है, क्योंकि वैदिक काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को मद्देनजर रखते हुए ध्यान देंगे। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो इंगित करता है, सवाल बन रहा है कि जो आर्य शब्द है ना, आर्य जो शब्द है ये इंगित करता है, किसको इंगित करता है? और ऑप्शन में किस कदर कहता है कि यह निर्जातीय समूह को, बी में कहता है यायावरी जन को, सी में कहता है भाषा समूह को, और डी में कहता है श्रेष्ठ वंश को। डी में कहता है श्रेष्ठ वंश को। तो यह पहला इस सेशन का पहला क्वेश्चन होता है कि आर्य शब्द जो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को ये जो क्या करता है, इंगित करता है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बन रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कलाकृतीय संस्कृत में जो कहता है, कलाकृतीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ, क्लासिकल कहिए तो आर्य शब्द का अर्थ क्या कहता है? और ऑप्शन में कहता है कि ईश्वर में विश्वासी, ए में कहता है ईश्वर में विश्वासी, बी में कहता है कि एक वंशानुगत जाति, सी में कहता है कि किसी विशेष धर्म में आस्था या विश्वास रखने वाला, और डी में कहता है एक उत्तम पुरुष, एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा कि क्लासिकल संस्कृत की भाषा में आर्य का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्या होगा? एक उत्तम व्यक्ति होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी को रैपिड फायर करते हुए हम सब कराना चाहते हैं। कहता है कि सबसे पुराना वेद है तो कौन है? सबसे पुराना, आप सब जानते हैं वेदों में अगर सबसे पुराना पूछे कि सबसे पुराना जो वेद है वह कौन होता है? ऑप्शन कुछ इस कदर कहता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। सबसे पुराना अगर वेद है तो आप सब जानते होंगे कि ऋग्वेद होता है। क्या होता है? ऋग्वेद सबसे पुराना जो है कि वेदों में, चारों वेदों में पुराना ऋग्वेद होता है। ठीक है। कहता है कि त्रय नाम है, त्रय नाम है, किसका नाम है? तीनों वेदों का, धर्म, संघ, युद्ध का, हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का, और डी में कहता है तीनों मौसमों का। डी में कहता है तीनों मौसमों का। तो कहता है सवाल कि त्रयी नाम किसका है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रयी जो नाम है ना, त्रयी जो नाम है ये किसका नाम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि तीनों वेदों का नाम होता है। ये क्या होता होगा? तो तीनों वेदों का ये क्या है सर? नाम है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। सवाल नंबर कहता है कि ऋग्वेद की रचनाएं,
ऋग्वेद की रचनाएं कितनी हैं? ऋग्वेद की जो है ऋचाएं, रचनाएं नहीं ऋचाएं, ऋग्वेद की ऋचाएं। सवाल है कि ऋग्वेद की ऋचाएं ऋचाएं कितनी हैं? ऋचाएं कितनी हैं? ऑप्शन में कहता है कुछ इस कदर से 1022, 1026, 1027 या 1028 या 1028। डंके की चोट पर रैपिड फायर करते हुए आप सभी को आंसर देना है कि ऋग्वेद में ऋचाएं कितने होते हैं? ऋग्वेद में ऋचाएं कितने होते हैं? तो डंके की चोट पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 1028 क्या है? ऋचाएं होती हैं। किसमें? तो ये ऋग्वेद की बात करता है। 5 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं विजिट करते हुए वर्ल्ड जियोग्राफी के दुनिया में, और 6 नंबर क्वेश्चन जो है कि जियोग्राफी से सवाल पूछता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर हरिकेन जो उठते हैं, चक्रवात जो हरिकेन उठते हैं वह किन क्षेत्रों में उठते हैं? हरिकेन जो उठते हैं ना, ये उठते हैं तो किन क्षेत्रों में ये उठते हैं, कहाँ उठते हैं, किन सागरों में उठते हैं? आप सभी को नाम बताना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो डंके की चोट पर इसका राइट आंसर होगा कि हरिकेन जो उठते हैं ना, हरिकेन कहाँ उठते हैं? अटलांटिक महासागर में उठते हैं। कहाँ? अटलांटिक महासागर में, जो है कि सागर में ये उठते हैं। कहाँ उठते हैं? हरिकेन कहाँ उठते हैं? अटलांटिक महासागर में उठते हैं। अटलांटिक महासागर में उठते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम रैपिड फायर करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन यह वर्ल्ड जियोग्राफी का ही क्वेश्चन होगा। टाइफून उठते हैं भाई साहब, सवाल पूछ रहा है कि जो टाइफून होता है ये टाइफून 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टाइफून उठते हैं भाई। किधर उठेगा? किधर लहरें उठेंगी? जब भी उठेंगे तो एक लहर बन के उठेंगे, तेरी आगों में हम जो है कि समा जाएंगे। कहता है कि टाइफून उठता है किधर उठता है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में कि बाल्टिक सागर में? बाल्टिक सागर में। तो राइट आंसर आप सभी के कमेंट करके बतावे के बाद, अगर बिहार में टीचर बने के बाद तब, और उत्तर प्रदेश में भी लोग सबके टीचर बने के बाद, तो सवाल पूछता है कि टाइफून उठता है लेकिन किस क्षेत्रों में उठता है, किन सागरों में उठता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर में उठता है। लेकिन मेरे जहन में सवाल जब आती हैं कि सर दुनिया का, कहाँ का? पूरे विश्व का, दुनिया का सबसे अगर बड़ा सागर है वह महासागर है प्रशांत महासागर है। कैसा है सर? आप कहेंगे कि अभिनव आपने बताया कि सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे अगर सवाल बनेगा जहन में, आपके मन में सेरिब्रम कहेगा कि सबसे गहरा कौन है हुजूर, तो आप भी कहिएगा कि बड़ा और गहरा कौन है? तो आप कहेंगे कि प्रशांत महासागर है। कहाँ है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये विगत वर्षों के सवाल पूछे गए हैं। कहता है कि पवनें चलती हैं, ये तो बताकर कहना होगा कि जो पवनें चलती हैं उच्च वायु क्षेत्र से किधर के क्षेत्र में? आप कहेंगे सर हम उच्च स्थानों पर होंगे ना, तो फिसलते हुए निम्न की तरफ आएंगे। तो जो पवनें चलती हैं, सर समझे नहीं, पवन सिंह की बात कह रहे हैं क्या? बजरंग बली की बात कहते हैं क्या? नहीं, हम हवाओं की बात कहते हैं कि जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो सवाल कहता है कि जो पवनें चलती हैं वह कैसी चलती हैं? उच्च वायु क्षेत्र से निम्न वायु क्षेत्र की तरफ क्षैतिज रूप में चलती हैं। पवनें कैसी चलती हैं? पवनें जो चलती हैं वो पवन कैसी चलती हैं? तो आप कहिएगा एक लाइन में, क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर उच्च वायु क्षेत्र से, वायु दाब से, उच्च वायु क्षेत्र से, आप कहिए वायु क्षेत्र कह सकते हैं, वायु क्षेत्र से। सर किन क्षेत्रों में? तो निम्न वायु क्षेत्र में, निम्न वायु क्षेत्रों में चलती हैं, और लेकिन क्षैतिज चलती है। कैसी चलती हैं? क्षैतिज चलती हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन रहुआ के साथ हम रिप्रेजेंट करतानी परोसत बानी 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी हम बात किससे करना चाहेंगे? हम बिहार से भी बात करना चाहेंगे। तो बिहार वाला भैया
क्वेश्चन हम ललकारे का रउआ सब जानता नहीं ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा सामने आ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये इतिहास के ही खंड को मैं दोहराना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग ले रहा। कितना अच्छा सवाल बा, बिहार के संबंध में सवाल बा। सवाल नंबर 9 कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडित नेहरू, कौन? पंडित नेहरू। अरे मैं मोतीलाल नेहरू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पंडित नेहरू की बात कर रहा हूँ। और कहता है कि सर्वप्रथम माने सबसे पहले ई भाग ले रहलन। के में भाग ले रहलन? भाग ना ले रहलन, पार्टिसिपेट कर रहलन, शामिल हो रहलन। तो सवाल कहता है कि पंडित नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में, यानी कि सर अधिवेशन में, यानी कि इनके सम्मेलन में सबसे पहले भाग लिए थे माने शामिल हुए थे। लेकिन वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन कहता है फैजपुर में, और दूसरा कहता है गया में, तीसरा कहता है बांकीपुर, सर पटना में, जहां घटना अक्सर होते रहते हैं। डी में कहता है इनमें से कोई नहीं, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। रउआ सबके कमेंट करके बतावे के बा ई कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले सर्वप्रथम अगर भाग ले रहलन तो ऊ ले रहलन कहवा? सर पटना में। अगर आपके जहन में सवाल बनेगा कि अगर गुरुदेव पटना ना दी तो क्या करें? घटना खराब नहीं, बांकीपुर देगा। बांकीपुर का देगा? बांकीपुर देगा। आप कहेंगे सर ये बांकीपुर कहाँ है? सर पटने में ही है, ये पटना के क्षेत्र है बांकीपुर। और बांकीपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी में पार्टिसिपेट किए थे, शामिल हुए थे। आप सब जानबे करते हैं कांग्रेस पार्टी 1885 के दौर में, 1885 के दौर में, यह आजादी के दौर में चलती है। ज्योग्राफी के लास्ट क्वेश्चन हमारे द्वारा बनेगा, ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन बनेगा, सिमुक पवन चलता है किधर चलता है? सिमुक, क्या सवाल है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिमुक जो पवनें चलती हैं, कौन भाई? सिमुक पवनें, यानी कि हम सवाल इधर घुमा के कह दें कि हवाएं चलती हैं। सिमुक हवाएं चलती हैं तो ये कहाँ चलती है? सिमुक हवाएं जो चलती हैं वह कहाँ चलती हैं? अरब के रेगिस्तान में। अरब के रेगिस्तान में हम समझ नहीं आ रहा, कहता नहीं कि अरब के रेगिस्तान में। कहाँ? अरब के रेगिस्तान में चलती है। सर आप अरब के क्षेत्रों की बात करते हैं, सर खाड़ी देश रुआ सुन लो, 6 गो राज्य कंट्रीज बा, तो खाड़ी के क्षेत्र जो रेगिस्तान के क्षेत्र हैं उनका नाम रखल बा सिमुक पवन। सिमुक हवाएं ये अरब के क्षेत्रों में, अरब के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये क्या करती हैं? चलती हैं। कंटेंट में दम लगा करें, कंटेंट में दम ना लगा के तो डिसलाइक करते हुए आप सभी आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है? आप सभी आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी के सामने रिप्रेजेंट कर बानी। 5 क्वेश्चन बिहार स्पेशल हिस्ट्री के लेकर आए बानी, तो वह सब कमेंट करके बताएं को कर आंसर का हुई। चलिए तो सबसे पहले इधर हम मिटाएंगे और बिहार के क्षेत्रों में हम चलेंगे। रउआ सबके एगो नया नाम देवे चाहता नहीं, रउआ सब तो जानते हो खेम, जहाँ की सरदार नहीं सॉरी बौद्ध गया। बौद्ध गया नाम काहे पड़ल? तो भगवान बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो की यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आप कहेंगे यही बतिया बताने के लिए आप कह रहे थे कि नया एक कंसेप्ट देना चाहते हैं। हाँ सर, बात ई बाटे कि जौन गया क्षेत्र बा, ई गया बाटे, वो गया तो गया ही रह गया, अब गया ना रह गई। अब गया के जगह पे एक नाम में परिवर्तन हो गई बा, एक नाम रखल बा गया जी हो गई बा, नाम हो गई बा एकर गया जी। जैसे कि प्रयागराज के नाम पहले उत्तर इलाहाबाद रखल जाता रहे, तो अब ओकरा के चेंज करके प्रयागराज नाम रख दिया बा, ठीक है? उसके बाद हम कहते हैं सर कि सवाल एक बार और जो है कि बता देते हैं, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर बसा है गया। निरंजना नदी के एगो और नाम से जाना जाला, तो रउआ सब कमेंट करके बताएं कि निरंजना नदी को किस नाम से जानते हैं। तब तक सवाल हम बिहार स्पेशल को लेकर कहता है कि सर जो है कि 1908 ईस्वी में, कब? 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने दे दिया था? 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक माने अलग बिहार प्रांत के, ठीक ना, गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? इन अली इमाम, मजरुल हक, सचिदानंद सिन्हा। डी में कहता है फखरुद्दीन, डी में कहता है फखरुद्दीन। राइट आंसर का हुई होगा सब कमेंट कर बताएं। अलग बिहार के प्रांत गठन करने के प्रस्ताव कब रखे हैं? 1908 में। 1908 में बिहार के पृथक राज्य के भाग के रूप में जो प्रस्ताव सबसे पहले दिए रहे, प्रस्ताव रखले रहे, ओकर नाम सवाल शायद आपके एग्जाम्स में पूछ लेगा, और वह मुस्लिम महान व्यक्तित्व थे जिनका नाम था फखरुद्दीन। क्या नाम था? फखरुद्दीन।
फखरुद्दीन। फखरुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाए, अर्थात एक डी नंबर आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम जो है कि ये 11 चल रहा था, अब 12 हम गतिविधि आगे बढ़ाते हैं। सवाल पूछ रहा है बिहार के किस बड़े जमींदार के द्वारा बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान कर दिया। कितना अच्छा सवाल रहुआ सबके बीच हम लेके आयल बनी, कमेंट तक करी। कहता है कि बिहार में कौन ऐसा जमींदार व्यक्ति रहा, बिहार में जमींदार व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करे खातिर, मजबूत करे खातिर क्या करते हैं, तो उन्होंने आर्थिक सहयोग दे दिए, उन्होंने आर्थिक सहयोग दे दिए। जब आर्थिक सहयोग देंगे तो सवाल बन रहा था कि उस महाराजा का नाम बताना होगा। मन उ राजा महाराजा कौना क्षेत्र के उरहलन। ऑप्शन कहता है कि सर महाराजा टिकारी थे, या जो है कि महाराजा हथुआ महाराजा थे, या महाराजा दरभंगा यानी कि दरभंगा के महाराजा थे। और डी में कहता कि उपरोक्त में से सभी। रउआ के में से हीरा चुने के बाद कि बिहार में जब कांग्रेस पार्टी के उत्थान खातिर, कांग्रेस पार्टी के मजबूती देवे खातिर एक जमींदार महाराजा कहाँ के सर, दरभंगा महाराजा के द्वारा जो है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा को मजबूत बनाने के लिए वो क्या करते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन रउआ सबके सामने एक बहुत मस्त सवाल पूछ रहा है कि सर बताइए पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई है। सवाल पूछ रहा है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। और ऑप्शन रउआ सामने इस कदर से देता है। सवाल कहता है कि 1881 में, 1882 में, 1883 में, 1885 में। रउआ आंसर देवे के बाद 1885 में कि 83 में कि 82 में कि 81 में। डंके की चोट पर पटना कॉलेज की स्थापना की बात करेगा, डंके की चोट पर पटना कॉलेज की स्थापना की बात करेगा तो ध्यान रखना होगा कि 1883 के दौर चल रहा था। ये 1883 के दौर चल रहा था, लेकिन पटना हाई कोर्ट की अगर बात करेगा तब पटना हाई कोर्ट की बात करेगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि सर पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया जाता है, तो 1960 में किया जाता है। सीधी बात, नो बकवास करते हुए फाड़ देंगे, सीधे सिस्टम को हिला देंगे। कहता है कि सर पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ। तो दूसरी तरफ हुए देखेंगे कि सर बीएचयू की भी स्थापना 1916 में हुआ। तीसरा तरफ देखेंगे सर, तीसरा तरफ कहेंगे कि सर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो लखनऊ अधिवेशन हुए थे वो भी 1916 में हुए थे। ठीक ना, आगे गतिविधियों पर फोकस करते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन डाला हमने के 15 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करता नहीं जा, तो हेकरा के मिटाओ तनी और दूसरे क्वेश्चन का सामने लेके आओ तनी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 50 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं और वह सबके बताने का प्रयास करेगा। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सवाल पूछ रहा है कि बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छा सवाल है कि बिहार में जो कहता है कि सर बिहार में कहाँ, बिहार में सदर है ना, हाँ बिहार में कहता है कि बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद, अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक यानी कि संस्थापक किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है। और ऑप्शन में कहता है कि गजाधर प्रसाद। बी में कहता है सर अली इमाम, सी में कहता है कि सर जयप्रकाश नारायण, और डी में कहता है मुंशी प्यारे लाल। सवाल बाटे कि बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद संस्था के संस्थापक कौन थे, तो मुंशी प्यारे लाल थे। क्या थे, मुंशी प्यारे लाल थे। इसका राइट आंसर। अब आगे गतिविधियों पर हम फोकस चलते हैं एंशिएंट काल के हिस्ट्री के क्षेत्रों में। एंशिएंट काल की हिस्ट्री के क्षेत्रों में हम चलते हैं। क्या कर रहे हो, जाओ सो जाओ। डीके कहता है भाई साहब की क्या कर रहे हैं, जाओ सो जाओ। जो है कहा जाता है कि किसका मजाल है जो छिड़े हुए दिलेर को, किसका मजाल है जो छिड़े हुए दिलेर को गर्दिश में कर देते हैं गिद्दड़ भी शेर को। तो जब नींद के आगोश में तुम्हें सोना है तो तुम्हें क्या करने यहाँ आए हो, जब नींद के आगोश में सोना है, तुम एक हीरा हो, तुम एक जो मोती हो, तो मोती किस तरह से चांदी के पास आया है, चांदी के पास तो नहीं आना चाहिए। तो आपसे रउआ से डी के बाबू रिक्वेस्ट करता नहीं कि जाके सो जाई, हमनी के बाधा बीच में ना बनी। हम रउआ खातिर नहीं पढ़ाओ, ठीक ना, जेकरा खातिर पढ़ाओ तनी ऊपर ही, आ जेकरा खातिर ये काम के बात नहीं खेल जाके सूती। चलिए सवाल बाटे बहुत इंपोर्टेंट, सवाल बहुत है इंपोर्टेंट। सवाल कहता है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कहता है कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं।
सवाल पूछता है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित है। सवाल पूछता है कि ऋग्वेद पर का है सर आधारित है, आधारित है तो ऋग्वेद पर आधारित है, यही पर बेस बनल बाटे तो ओकर आंसर का हो जाई बी हो जाई, मतलब कि सामवेद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। इतने भाई साहब ने देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन डीके को दिल में जाके लगा, डीके के दिल में जाके लगा कि क्या कर रहे हो, जाओ सो जाओ। कितना चिंता करते हैं भाई साहब मेरे लिए। आपको तहे दिल से, दिल के गहराइयों से, आपके श्री ब्रह्म तक मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि गुड नाइट हो जाइए और आप चले जाइए, क्या हो जाइए, सो जाइए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल जो है कि कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने कर दिया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। सवाल बनता है कि सर गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया। रचना, ये भाई चरना नहीं होता है, रचना होगा, तो रचना किसने किया गायत्री मंत्र का। आप सभी को रैपिड फायर करते हुए आंसर बता देना है, आप सभी को रैपिड फायर करते हुए आंसर बता देना है। ठीक है, तो रैपिड फायर करते हुए 2 मिनट के लिए थोड़ी सी बातें कर लेंगे, उसके बाद हम रुकते हैं। ठीक है, तो सवाल बनता है कि सर गायत्री मंत्र की रचना वशिष्ठ ने किया, इंद्र ने किया। ए में कहता है वशिष्ठ ने किया, बी में कहता है इंद्र ने किया, और सी में कहता है विश्वामित्र ने किया, और डी में कहता है कि इनमें से कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया। सीधी बात, नो बकवास करते हुए आपके आंसर आना चाहिए सर, आपका आंसर आना चाहिए कि सर विश्वामित्र ने किया, विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ आशय आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे गतिविधियों पर फोकस करते हैं। सवाल कितना गहराई सा है, कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। कितना अच्छी बात कहता है। और सवाल नंबर 18 पर आ चुके हैं। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन बता चुके हैं। कल के सेशन जो हमारा होगा महा मैराथन भारतीय संविधान का होगा, जो टारगेट यूजीसी नेट से लेकर यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, बिहार पीसीएस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सिविल एग्जाम्स के लिए ललन टॉप बनेगा महा मैराथन संविधान का। महा मैराथन संविधान का कल देखना ना भूलिएगा। राइट 12 बजे से हमारा महा मैराथन स्टार्ट होने वाला है, जो लगभग 4 से 5 घंटा चलेगा, और उसमें रिवीजन पूरा कंटेंट हमारा यूपीएससी का जो नोट्स है उस पर समाहित होगा। तो देखना ना भूलिएगा कल 12 बजे से महा मैराथन संविधान का, महा मैराथन संविधान का ध्यान रखना है। आगे हम गतिविधियों पर पहुंचते हैं। तो सवाल कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है कि किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन कहता है कि उर्दू में, ये तो हो ही नहीं सकता है। बी में कहता है हिंदी में, सी में कहता है पाली में, और डी में कहता है उर्दू में। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, वो सभी कमेंट करके बताना है। वो सबके कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो सवाल कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखा गया है। तो सीधी बात में बकवास करते हुए ऑप्शन देंगे कि सर संस्कृत में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है, संस्कृत में। डीके बाबू कहते हैं दिल की गहराइयों से कि अब मेरी जो है कि अवस्था बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि सिलेक्शन हम पा चुके हैं, उनको लगता है, इसलिए नींद आ रही है। तो नींद के आगोश में आप सो जाइए। जो सुवत है वो खुवत है, जो सुवत है वो खुवत है, जो जागत है वो पावत है। लेकिन आपके डायरी में कुछ इस कदर है कि जो सुवत है वो पावत है, और जो जागत है वो खुवत है ना। डीके बाबू, तो रैपिड फायर करना है कि श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखा गया। सीधी बात में बकवास करते हुए संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। अब अगला सवाल बनता है कि सर किस काल में अछूत की अवधारणा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी, यानी कि अब दिखाई। सवाल पूछता है कि किस काल में, वो काल का नाम बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन। मोबाइल भी चार्ज ना है, लेकिन रैपिड फायर करते हैं। किस काल में अछूत की जो अवधारणा था, अछूत की अवधारणा था, वह अब उदित हो चुका था, वो निकल चुका था। समय कहता है कि ऋग्वेद काल में। अब यहाँ पे एलिमिनेशन करते स्टार्ट करना है, होगा कि नहीं होगा, क्लियर करते जाए। उत्तर वैदिक काल में, सी में कहता है उत्तर गुप्त काल में, और डी में कहता है धर्मशास्त्र के समय।
अर्थात कौटिल्य को जब राजनीतिक विज्ञान को हम जब पढ़ेंगे सर, कौटिल्य क्या करना चाहता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा धर्मशास्त्र। क्या होगा सर? धर्मशास्त्र। इसका राइट आंसर होगा कि धर्मशास्त्र के समय सर जो अछूत का अवधारणा था ना, वो अब धीरे धीरे प्रफुल्लित हो चुकी थी, दिखाई देने लगा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा धर्मशास्त्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हुए थोड़ी सी और हमारी गतिविधि ऊपर पर सवाल आता है कि भाई साहब ऋग्वेद की मूल लिपि को था, किसका? ऋग्वेद का मूल लिपि को है। सर इसको मिटा दें। आप कहेंगे कि कोई काम का नहीं है तो इसे मिटा दीजिए, तो किसी काम का नहीं है तो इसे मिटा दीजिए और अच्छी भाषा में थोड़ी सी अच्छी राइटिंग में लिखे ना जी, तो आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छी राइटिंग में हम लिखने का प्रयास जारी करते हैं और इस तरह से रैपिड फायर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 और रैपिड फायर स्टार्ट। सवाल क्या पूछा है कि ऋग्वेद की जो लिपि थी, लिपि पूछा है ना, लिपि, हाँ, मूल लिपि क्या थी? जो है कि मूल लिपि क्या थी, क्या था? ठीक है, ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन सुनिएगा, कहता है कि देवनागरी, बी में कहता है पाली, ए में कहता है देवनागरी, बी में कहता है पाली, सी में कहता है खरोष्टी और डी में कहता है ब्रह्मी। डी में कहता है ब्रह्मी। तो सवाल उहे बा कि सर ऋग्वेद में मूल लिपि का नाम का रहे, वो लिपि कौन रहे, किस भाषा के रूप में देखल जात रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मी लिपि। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ब्रह्मी लिपि में उसका मूल रूप ऋग्वेद का था। अब सेकंड यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंध रखता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंध रखता है? ठीक है, तो हमारा अवेस्ता का संबंध ये पूछ रहा है कि अवेस्ता का संबंध किन क्षेत्रों से है, किन क्षेत्रों से है। और जैसे हम ऑप्शन दें रउआ क्लियर कर दें। जैसे कहता है भारत से, अब एलिमिनेशन करते जाइए, भारत से। सेकंड कहता है ईरान से और थर्ड कहता है इजराइल से और फोर्थ कहता है इजिप्ट बोले तो मिस्र से। तो इसका राइट अवेस्ता का संबंध किन क्षेत्रों से होगा? तो आप कहिएगा कि सर ईरान से होगा। कहाँ होगा? ईरान। हमारा सवाल यह बनता है कि सर की बात तो कर लीजिएगा, तो ईरान का कहाँ है? तेहरान है। आई एम राइट? तेहरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। तो क्लियर बाटे, तो एकरा के मिटा दे जाई और राइट आंसर है लिखा जाई, का हो जाई सर ईरान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। आगे हम बात करते हैं सर 22 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं और सवाल पूछता है कुछ इस कदर से। वैदिक काल में, कैसा? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो आप सब जानते होंगे जब वैदिक काल पूछेगा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है, तो आप एक लाइन में आंसर देंगे क्या? ऑप्शन कहता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कहता है बैल को, बी में कहता है भेड़ को, सी में कहता है हाथी को और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में जानवर को, किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात COW अर्थात काऊ बोले तो गाय को अघन्य माना गया है, अपराध माना गया है। जो है कि अघन्य मतलब क्या होता है? उसको कैसे माने माता या जो है कि अपराध माना जाता है कि उसको मार नहीं सकते हैं। ठीक ना, उसका यह आशय हो रहा था। ठीक है, सवाल बनता है कि जीविकोपार्जन हेतु अपना जीवन के चलावे के खातिर वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे। ज्योति दीदी ध्यान देवे के बाद, ठीक ना? तो ज्योति दीदी अगर हमारा सेशन को देख रही होंगी तो वो जानती होंगी, सीधा उन्हीं पर सवाल बैठता है। कहता है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे, उस अध्यापक को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में कहता है आचार्य, ऑप्शन ए में कहता है आचार्य, बी में कहता है अध्वर्यु, सी में कहता है पुरोहित, सी में क्या कहता है? पुरोहित, और डी में कहता है अध्याय, डी में कहता है उपाध्याय। आपन जीविकोपार्जन के चलावे खातिर क्या कहते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीविकोपार्जन का सर चलाने हेतु
चलाने हेतु वेद वेदांगों का क्या करते हैं सर? क्या करते हैं? तो कहता है कि पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते हैं। पढ़ाने वाले उस अध्यापक क्या कहलाते हैं? अध्यापक किस नाम से जाना जाता है सर? उपाध्याय के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? उपाध्याय के नाम से जानते हैं, अर्थात उपाध्याय जी। अर्थात उपाध्याय जी, जो उपाध्याय जी होंगे बुरा ना मानेंगे, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर। यहाँ पे अध्यापक शिक्षक के तौर पर देख रहा हूँ। अब सवाल बनती है, सवाल आ रहा है गौतम बुद्ध। टॉपिक है हमारा गौतम बुद्ध। तो आइए हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गौतम बुद्ध टॉपिक होगा, लेकिन हम चलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ। आप कहेंगे सर 5 ही क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बताए थे, बिहार के 5 क्वेश्चन बताए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के और क्वेश्चन बता दीजिए। तो रैपिड फायर करेंगे, जो क्वेश्चन चूज करके लेकर आए हैं आप सभी के सामने, उससे आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करना भी मेरा परम कर्तव्य बनता है ना। डीके बाबू, सो गए की जगह है। एक बार कमेंट करना है जय हिंद, एक बार जय हिंद, जय बिहार, जय जोहार। हम सबको बोलते हैं जय जोहार, जय बिहार। एक बार कमेंट करके बताना है। चलिए सवाल आता है, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को किस नाम से जानते हैं? वाह क्या सवाल है सर। सवाल पूछ रहा है 24 नंबर कि उत्तर भारत में, कहा भाई? उत्तर भारत में चलने वाला सर गर्म हवा, चलने वाला गर्म हवा को किस नाम से जाना जाला? किस नाम से जाना जाता है? तो आपके जहन में सवाल बनना चाहिए। एक लाइन में आंसर देना होगा कि पछुआ हवा, पूर्वा हवा ना। ओकरा के एक लाइन में आंसर दिया जाता है सर कि उसे लू कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। अर्थात लू चली ना तरुआ के जब मार दी, तरुआ फिर सीधा ना उखेम। खाए के पड़ी कौन चीज? तो खाए के पड़ी रुआ कच्चा आम के उबाल के ओकर जोन बाकी पिए के पड़ी, खाए पिए के चाहे, ठीक ना। तो उसे लू ना लगेला, ठीक है। ब्लैक रोलर क्या है? इस सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, सवाल नंबर 25 है। कहता है कि ब्लैक रोलर क्या है? एक लाइन में आंसर देना है कि ब्लैक लोरल जो है कि वो क्या है? धूल भरी आंधी। ब्लैक लोरल को क्या बोलते हैं? धूल भरी आंधी का नाम है, धूल भरी आंधी का नाम है। लेकिन इस सवाल बनेगा कि ये ब्लैक लोलर जो है ये कहाँ होता है? ऐसी धूल बड़ी आंधी किस क्षेत्रों में आती है? तो सीधी बात करेंगे, नो बकवास करेंगे, रैपिड फायर करेंगे और कहेंगे सर यह यूएसए में कहा जाता है। यूएसए में जब कहते हैं तो कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को याद करिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कि जो बाइडन को हराकर 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं और उसके बाद भारत का रिलेशनशिप थोड़ी सी गड़बड़ मिस्टेक चलती हैं और भारत की ही नहीं अमेरिका और चीन की भी जो टेक चल रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप किस क्षेत्र के लिए जाना जाते हैं? आप सभी को ध्यान देकर बताना होगा कि सर यही अमेरिका है जो कि 1776 के दौर में 1776 में महा आंदोलन हुआ, बहुत से विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, बहुत से लाशें गिरी, तब आजादी मिला। कहाँ किसका आजादी मिला? सर अमेरिका को मिला। 350 वर्ष पहले, यानी कि 300 वर्ष पहले ये आजाद हुआ। आज हमारे सामने विश्व गुरु बनने का चेष्टा करता है, मालिक बनने के, पूरा विश्व के मालिक बनने की चेष्टा करता है। जो पहले ही आजाद हुआ है, जो पहले ही जन्म उसका हुआ हो, तो भाई वो बनने की चेष्टा तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो 1776 में यह सबसे पहले आजाद होता है और अमेरिका के इतिहास काल में कहा जाता है कि अगर कोई वहाँ पावरफुल होता है तो राष्ट्रपति होता है। कैसे होता है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है 4 साल पर होता है और कार्यकाल 4 साल का होता है और एक राष्ट्रपति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कितने कार्यकाल के लिए? 4 साल के कार्यकाल के लिए। तो एक बार के यह 2016 में कार्यकाल यहाँ के पूरा कर चुका है। 20 में चुनाव हार जाते हैं और 20 में जो बाइडन जीतते हैं, फिर 24 में चुनाव होता है और 24 से लेकर ये 28 तक क्या बने रहेंगे? तो 2028 तक अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। सवाल आगे कहता है कि सर पछुआ मार्ग, पवन के मार्ग पर चलने वाली एकमात्र राजधानी, पछुआ मार्ग पर यानी पछुआ पवन के मार्ग पर चलने वाला एकमात्र राजधानी वो कौन सा राजधानी है? वह कौन सा राजधानी है? तो एक लाइन में वेलिंगटन बोल दीजिएगा, अर्थात न्यूजीलैंड। वेलिंगटन बोले तो न्यूजीलैंड। समय की जो है कि बहुत पाबंदी है, रैपिड फायर इसलिए हम करते चलते हैं। सवाल कहता है कि सर ब्लिजर्ड है तो क्या कहता है कि बर्फ के कणों से संयुक्त झंझावट। ब्लिजर्ड क्या है? बर्फ के कणों में संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ झंझावट, वह
ब्रिलियंट कहा जाता है। ठीक है, सवाल फिर कहता है कि सर आपको बताना है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा पर कितना 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। इस सवाल के एक बार और पूछें, एक बार और पढ़ के सुनाएं ताकि लोगों के दिमाग में हमेशा खातिर घुसता। सवाल कहता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से लेकर 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश उत्तर दक्षिण दक्षांश अक्षांश के बीच निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र बनता है वह किस नाम से जाना जाता है। तो शांत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरा एक नाम उसका और भी है जिसे हम डोलट्रम के नाम से जानते हैं, डोलट्रम के नाम से जानते हैं और उसको हम शांत कटिबंध के नाम से जानते हैं, कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि सर डॉक्टर पवन हवाएं कहलाती है। डॉक्टर पवन कहलाता है, कौन कहलाता है? तो हरमंटन पवन कहलाता है जो गिनी के तट पर चलता है। गिनी, पापुआ गिनी क्या है? एक कंट्री का नाम है। तो डॉक्टर पवन कहलाती हैं जो हवाएं, वह हरमंटन पवन जो गिनी के तट पर चलती हैं उससे कहा जाता है। ठीक है, आगे की सवाल जो है कि इस कदर से पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा घना वन मिलते हैं अमेजन बेसिन। आप जानते होंगे अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन कहाँ है? अमेजन बेसिन कहाँ है? तो एक राइट में आंसर देना होगा, एक लाइन में आंसर देंगे आप कहेंगे कि दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। इतना आपने कॉन्टिनेंट का नाम बताया, सर देशवा का नाम क्या होगा? सर ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ब्राजील हो जाएगा। और अमेजन का बेसिन जो है अकेले दुनिया का 20% क्या देता है? O2 माने ऑक्सीजन देने का कार्य कहा जाता है, देता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस अमेजन बेसिन को क्या कहा जाता है दोस्त? तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसका फेफड़ा? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं, अनुमति लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आपका आने वाला दिन शुभ हो, सुसंगठित हो, व्यवस्थित हो, सफलता में 4 चांद लग सके, बीपीएससी में टीचर बन सके। तो जय हिंद के साथ